हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हमारी करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होगी, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के जो घटनासार अर्धवार्षिकी आई थी 2 वॉल्यूम में, और साथ ही साथ घटना चक्र ई दृष्टि जो अभी लेटेस्ट आपकी 12 से 15 जनवरी के आसपास मार्केट में आ पाई थी, तो इन दोनों ही मैगजीन को कवर करते हुए मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। तो इकोनॉमिक्स की आज हम क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत 70 टॉपिक कवर किए। इंटरनेशनल टॉपिक जो कवर कर रहे थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में लगभग 55 प्लस टॉपिक को हमने कवर किया था, क्योंकि दोनों ही जो मैगजीन है आपकी पीसीएस के लिए बहुत जरूरी है, आरओ के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो दोनों ही मैगजीन को मैंने कंपाइल करके नोट्स बनाए ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक बाहर नहीं जाना चाहिए। और आज हम चलेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे। तो आज क्लास दोस्तों इसलिए लेट हो रही है, वैसे तो ये 9 से 10 के बीच में आ जाती है, लेकिन आज लेट होने के पीछे रीजन ये है क्योंकि रात भर मैंने नोट्स बनाए। बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि सर करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स हमें कब मिल पाएंगे कंप्लीटली। साथ ही साथ जो हमारे टीम मेंबर हैं जो व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ही बताया कि सर 100 प्लस स्टूडेंट लगभग डिमांड कर रहे हैं, आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। तो उसी की वजह से मैं रात भर आज जगा था, लगभग 4-5 बजे तक मैंने काम किया, जिससे करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने पूरे तैयार किए, जिसमें आप देखोगे कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, अपडेटेड, ये सारे नोट्स हमने तैयार कर दिए। केवल लास्ट की जो हेडिंग होती है संक्षिप्तियां, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट बचे हुए हैं, जो 20% केवल मटेरियल है, जो आज मैं तैयार कर दूंगा, तो उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को अपडेट कल मिल जाएगी। हालांकि जो पीडीएफ तैयार हो चुकी है, जिसे आप लोग परचेस भी कर सकते हो। परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से जो है कि आपको पूरा प्राइस लिस्ट, क्यूआर कोड, सारे प्रोसीजर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो घटना चक्र है, मतलब कि ई दृष्टि और घटनासार को मिला के, तो ये देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स में, यहां पर अभी आप घटनासार के टॉपिक देखेंगे। फिर इसी तरीके से हमने इसमें घटना चक्र जो ई दृष्टि आई थी उसके द्वारा भी कुछ अपडेट किया था, जैसे आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहां देखिए 44 नंबर टॉपिक से हमने घटना चक्र ई दृष्टि से करंट अफेयर्स को अपडेट किया नेशनल में। तो दोनों ही मैगजीन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, जिससे एक भी टॉपिक आपका बाहर ना जाए। और इस तरीके से 70 टॉपिक मैंने इसमें कवर कराए हैं, और 70 टॉपिक से बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, नेशनल के स्तर पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और उसी तरीके से आप देखोगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये टोटल 70 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। इसके बाद इंटरनेशनल की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल को भी जो है कि हम लोगों ने घटनासार से पहले 20 टॉपिक को कवर किया। 20 टॉपिक मोदी जी की यूएई यात्रा थी। इसके बाद हमने आईआर को घटना चक्र ई दृष्टि से, ई दृष्टि जो वार्षिकी आई उससे भी अपडेट किया मैंने, तो जाके टोटल 55 या 57 के आसपास टॉपिक हमारे हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक दिखाना चाहूंगा कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ इससे बाहर और कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए 58 नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय जो आपदाएं थी, चक्रवात वगैरह, ये कंप्लीट है। और उसके बाद अब हमारा इकोनॉमिक शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 25 टॉपिक घटनासार के जो इंपॉर्टेंट थे वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग घटना चक्र ई दृष्टि के जो टॉपिक आए उसको भी कवर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं से शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और पीडीएफ के लिए आप लोग अपडेट ले सकते हैं वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। बाकी क्लास की अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें भी हम लोग लगभग 55 प्लस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें पहला ही हमारा टॉपिक है लेटेस्ट, जो आपका 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के अवसर पर रिपोर्ट जारी की गई थी, बुनियादी पशुपालन रिपोर्ट, यानी कि जो बुनियादी स्तर पर जो पशुपालन की सांख्यिकी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कितना पशुपालन हो रहा है, पशुपालन से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका क्या आंकड़ा है लेटेस्ट। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को आयोजित होता है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत का जो कुल दुग्ध उत्पादन हुआ है इस बार, वो 230.58 मिलियन टन हुआ है। कितना हुआ है? 230.58 मिलियन टन हुआ है। और अगर हम बात करें कि कौन से राज्य में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन हुआ है, तो 15.72% के साथ यूपी प्रथम स्थान पे है। इससे पहले राजस्थान था, एक तिमाही आंकड़ा आया था जिसमें राजस्थान को वरीयता दी गई थी, लेकिन अब ये लेटेस्ट आंकड़ा है और इसी के आधार पे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 15.72% के साथ यूपी प्रथम नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में। दूसरे नंबर पे राजस्थान है 14.44% के साथ। और पशुपालन में हम क्या देखते हैं, अंडा उत्पादन की रिपोर्ट आई थी। तो अंडे उत्पादन में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक किस राज्य में अंडे का उत्पादन होता है, तो आपका आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है और तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है। फिर इसी तरीके से पशुपालन रिपोर्ट में मांस उत्पादन की बात की गई थी, क्योंकि पशुओं से ही संबंधित मांस है। फिर चाहे वो मुर्गे का मांस हो, मटन हो, चिकन हो या बीफ हो, कोई भी मांस हो,
तो उसके उत्पादन में आपका यूपी प्रथम है। तो ध्यान देना कि यूपी में सर्वाधिक मांस का उत्पादन किया जाता है और सेकंड नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल। और एक और जो है पशुपालन रिपोर्ट में पशुओं से प्राप्त होने वाली जो ऊन होती है, जैसे पश्मीना ऊन होती है जो बकरी से प्राप्त होती है, फिर बाकी भेड़ से भी प्राप्त होती है, तो इसमें जम्मू कश्मीर आपका सेकंड नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है राजस्थान। तो राजस्थान की रैंकिंग आपने देखा, दुग्ध उत्पादन में सेकंड है, ऊन के उत्पादन में प्रथम है। अब इसी तरीके से हम एक और रिपोर्ट देखेंगे जिसका नाम होता है रेमिटेंस रिपोर्ट। लेकिन उसको रेमिटेंस तो एक आम भाषा में कहा जाता है, असल में जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रवासन और विकास रिपोर्ट के नाम से पूछा जाता है, प्रवासन एंड विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, यही एक पहला प्रश्न बन जाता है कि जो रेमिटेंस रिपोर्ट होती है, रेमिटेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में प्रेषण या रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेषण। प्रेषण क्या होता है? जैसे हमारे सगे संबंधी जो लोग भी भारत से बाहर गए हुए होते हैं कमाने, जैसे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, आपके इंग्लैंड में, लंदन में, जर्मनी में, या फिर आपका सऊदी अरब में, यूएई में, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां से वो क्या करते हैं, भारत में अपने परिवार को पैसा भेजते हैं और वो पैसा वहां की लोकल मुद्रा में होता है या डॉलर में कन्वर्ट होकर फिर भारत में आता है। तो इससे क्या होता है, भारत को बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर की भी प्राप्ति होती है और भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है और उन परिवार में भी सुधार होता है जिनके परिवार के सगे संबंधी बाहर कमाने गए होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रेमिटेंस या प्रेषण। ध्यान देना कि नेशनल इनकम की जब काउंटिंग होती है हमारे भारत में हर वित्तीय वर्ष में, तो नेशनल इनकम में हम लोग रेमिटेंस में को काउंट नहीं करते हैं। तो बात करेंगे रेमिटेंस में, तो भारत हमेशा शीर्ष पर है। पिछले 5 सालों से लगातार भारत को सबसे अधिक पूरी दुनिया से रेमिटेंस प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, क्योंकि पिछली साल भी मैक्सिको था, उससे पहले चाइना सेकंड नंबर पे था, लेकिन पिछले 2 साल से चाइना थर्ड नंबर पर चल रहा है। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस कहां से आता है, तो सबसे अधिक आता है यूएसए से। अब आप कहोगे सर यूएसए में तो बहुत कम लोग काम करते हैं। असल में यूएसए में भले कम लोग काम करते हो, लेकिन यूएसए में जो जॉब की प्रोफाइल है वो महंगी है। इट मीन्स की सैलरी पेड है, बहुत अच्छी सैलरी वहां पर मिलती है, इसलिए वहां से पैसा अधिक आता है। एक और प्रश्न जान लीजिए कि भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त कहां होता है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक प्राप्त होता है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि रेमिटेंस के मामले में भारत किस स्थान पे है, या रेमिटेंस रिपोर्ट या प्रवासन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। अब इसी तरीके से एक लीड्स रिपोर्ट भी जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें राज्यों के प्रदर्शन की बात की जाती है कि किस तरीके से वो लॉजिस्टिक रैंकिंग को सुधार कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रैंकिंग का मतलब होता है कि आप अपने यहाँ व्यापार करने की सुविधा का क्या दे रहे हैं, संसाधनों के यातायात परिवहन की क्या सुविधा दे रहे हैं, इस आधार पे कौन सी राज्य सरकार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, उसी की समग्र एक रैंकिंग जारी की जाती है, जो कि दिसंबर 2023 में जारी की गई थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नीति आयोग द्वारा नहीं, करेक्ट कर लेना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। लीड्स की अगर मैं फुल फॉर्म पढ़ूं तो LEADS, ये लीड्स होता है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस सर्वे, यानी कि जो लॉजिस्टिक होती है उसका हम पूरे राज्यों में सर्वे करते हैं, जो कि सभी 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल होती है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये 3 आधारों पर रैंकिंग दी जाती है। पहली एक रैंकिंग होती है कि कौन से राज्य अचीवर्स की श्रेणी में आए और कौन से राज्य फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आए और कौन से राज्य एस्पायर्स की श्रेणी में आए। अचीवर का मतलब होता है जो राज्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फास्ट मूवर्स का मतलब होता है जो राज्य लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे मूव कर रहे हैं बहुत तेजी से, इट मीन्स की अचीवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और एस्पायर का मतलब होता है जो राज्य धीरे धीरे अभी ग्रो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो देखा जाएगा तो यूपी को दूसरी बार, पिछली बार भी था और इस बार फिर से अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि यहाँ पे जिन लोगों ने पीडीएफ को परचेस किया है वो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि यूपी फर्स्ट नंबर पे नहीं है बल्कि 4th नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है हरियाणा। अब बात आएगी यहाँ पे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो पहले तो आपको ये देखना है कि लीड्स की जो रैंकिंग होती है कुछ अचीवर होते हैं, कुछ फास्ट मूवर्स होते हैं, कुछ एस्पायर्स होते हैं। लेकिन इसको भी बहुत आसान करने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने क्या किया, भारत को 4 रीजन में बांट दिया। कहा कि जो लैंडलॉक्ड स्टेट है उनकी हम अलग रैंकिंग जारी करेंगे, जो आंध्र मतलब कि जो कोस्टल वाले होंगे तटीय राज्य उनकी हम अलग रैंकिंग जारी करेंगे, और जो पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट राज्य उनकी हम अलग रैंकिंग जारी करेंगे, और यूनियन टेरिटरीज की अलग रैंकिंग जारी करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि लैंडलॉक्ड राज्य कौन सा ऐसा है जो अचीवर की श्रेणी में आया, तो नंबर 1 पे आता है आपका हरियाणा, और यूपी भी इसमें शामिल है जो कि 4थे नंबर पे आता है। और ये यूपी की दूसरी बार की उपलब्धि है, लगातार 2 साल से आ रहा है। लैंडलॉक्ड के बात करूं कि
तटीय राज्य जो होते हैं, कौन सा ऐसा तटीय राज्य है जिसने अचीवर की श्रेणी प्राप्त की, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, जिसके पास समुद्र की अपनी तटरेखा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करूंगा कि किसने अचीवर की श्रेणी प्राप्त की, तो असम ने प्राप्त की। और यूनियन टेरिटरीज में कौन है, तो चंडीगढ़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अचीवर श्रेणी, इसलिए इसी को प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। लेकिन यहां पर मैं एस्पायर और फास्ट मूवर से रिलेटेड भी कुछ आपको बता दूं। जैसे एस्पायर सूची में आप देखोगे कोस्टल रीजन में गोवा आता है और लैंडलॉक्ड रीजन में बिहार आता है। वहीं फास्ट मूवर्स में अगर हम देखेंगे तो कोस्टल रीजन में केरल अच्छा आता है और लैंडलॉक्ड में एमपी जो है कि अच्छा परफॉर्म करता है। तो अचीवर की श्रेणी में हमारी बेहतर परफॉर्मेंस है, यूपी की बेहतर प्रदर्शन है, तो इसलिए इसको रिमार्क किया गया है। अब यहां पर हम देखेंगे FATF की बात करेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट मींस इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवादी संगठनों के वित्त पोषण को रोकना। वैश्विक स्तर पे अगर कोई भी देश या कोई भी संगठन अगर मनी की लॉन्ड्रिंग कर रहा है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कर रहा है कन्वर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं धन शोधन करना, धन को साफ कर देना, या दूसरी भाषा में कि किसी भी आतंकवादी संगठनों को या आतंकवादी ग्रुप्स को अगर फंडिंग की जा रही है, तो ऐसे देशों पे जो है कि वो क्या करता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस तरीके की लिस्ट में डालता है, ताकि वैश्विक स्तर पे लोगों को पता चले कि हाँ ये देश आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, ये फंडिंग करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा है। तो उनके साथ जो है कि और भी जो अन्य देश हैं वो अपने व्यापारिक और जो रणनीतिक संबंध है उनको सोच समझ कर ही आगे फैसला लेंगे। तो अभी बात करेंगे ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये तीनों ही ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो ध्यान देना कि म्यांमार जो कि हमारा भारत का पड़ोसी है और इसको भी ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि इसके द्वारा भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स की तस्करी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और बहुत सारे उग्रवादी समूहों और आतंकवादी संगठनों को फंडिंग की जाती है, ताकि भारत की एकता और अखंडता को विखंडित किया जाए, बार बार उसे छेड़ा जाए। तो म्यांमार को भी रखा गया है। और ग्रे लिस्ट से अभी हाल ही में किसको बाहर किया गया है, तो पनामा को किया गया, जॉर्डन को किया गया, अल्बानिया को, कैमन आइलैंड को, जबकि बुल्गारिया को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया। यही मेन इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट है। अब बात करते हैं FATF के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में FATF की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो T राजा कुमार जी अध्यक्षता कर रहे हैं और टोटल इसमें 40 देश है। जो 40वां देश शामिल हुआ है वो इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ है, यानी FATF में साइन करके 40वें देश के रूप में इंडोनेशिया शामिल हुआ, जिसने यह प्रतिबद्धता जताई कि हम किसी भी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करेंगे, टेररिज्म की एक्टिविटी को रोकने का प्रयास करेंगे, किसी भी आतंकवादी समूहों को फंडिंग करने से हम रोकने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, कि अगर आपको रटना ही है, लाइन टू लाइन केवल रटना है, तो आप उसके लिए एक बुक को पढ़ लीजिए, ई दृष्टि जो वार्षिकी आई है, या फिर घटनासार। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं और अभी भी हूं, और बहुत सारे एस्पिरेंट को मैं जानता हूं जो वन लाइनर फैक्ट को रट नहीं पाते हैं, क्योंकि रटना मुश्किल है ना, आप लाइन टू लाइन कितना पढ़ोगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसका एक शॉर्ट नोट्स पढ़िए, जिससे क्या होगा, सारे टॉपिक कवर होंगे और मेन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आपके तैयार होंगे, जिसे आप कम समय में बार बार रिवीजन करोगे। क्योंकि 225 पेज की ई दृष्टि, फिर 130 पेजों 150-60 पेजों की घटनासार की अर्धवार्षिकी, तो कितना पढ़ोगे। इससे बेहतर है कि आप इसके शॉर्ट नोट्स पढ़िए। और शॉर्ट नोट्स अगर आपको हमारे पसंद आ रहे हो और आप अगर इसकी PDF को परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, वहां पर सारी इंक्वायरी मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, क्योंकि पूरी हार्डवर्क के साथ मैंने घटनासार, अर्धवार्षिकी दोनों वॉल्यूम और घटना चक्र ई दृष्टि जो अभी लेटेस्ट आई है, जिसको आप येलो कलर वाली बुक के नाम से कह रहे हो, इन दोनों ही सेगमेंट को कंप्लीट किया है, जिसमें किसी भी प्रकार का करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। तो आप इसको चाहे तो परचेस कर सकते हो और PDF निकाल के आप हमारी क्लास के साथ रेगुलर स्टडी कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 इंटरनेशनल पे, 3 नेशनल पे, और आज हम क्लास नंबर 6 इकोनॉमिक्स पे ले रहे हैं। और आपकी और भी परफॉर्म अच्छी हो जाएगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये RO के साथ UP PCS 2024 के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि अलग से कोई अब वार्षिकी मैगजीन नहीं आएगी। ये मैगजीन ही आई है कि आप दोनों एग्जाम को इसी मैगजीन के माध्यम से तैयार कर लो। अब इसी तरीके से इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दुनिया के सबसे महंगे शहर और दुनिया के सबसे सस्ते शहर की एक रैंकिंग जारी की गई थी, कि दुनिया का ऐसा कौन सा शहर सबसे महंगा है, जहां पर आप रहते हो तो वहां की लिविंग स्टाइल, वहां का खान पान, वहां का रहने का, ठहरने की व्यवस्था बहुत महंगी है।
अन्य देशों की अपेक्षा। और कौन सा ऐसा शहर है जहां पे बहुत सस्ते में आप लोग सारा काम कर सकते हो? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिसंबर 2023 में इसे जारी किया गया और इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी रहने की कॉस्ट क्या आती है। 2023 की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया कि सिंगापुर और ज्यूरिक एक शहर है स्विट्जरलैंड का। हालांकि सिंगापुर देश भी है, लेकिन वो इतना छोटा सा आइलैंड की तरह लगा हुआ है इंडोनेशिया के पास कि उसको शहर में ही काउंट कर लिया जाता है, जबकि सिंगापुर अपना एक देश है। तो सिंगापुर और ज्यूरिक ये सबसे महंगे शहर है और इन्हें संयुक्त रूप से एक रैंकिंग दी गई है। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि दमिश्क, जो कि सीरिया का एक सबसे सस्ता शहर है। दोस्तों, मौत के कुएं में कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहता है, क्योंकि सीरिया में हर दूसरे दिन हर दिन जो है कि बम ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं। एक आप देखोगे हॉटस्टार पे एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है जो उसके नवनीत शिकीरा के ऊपर बनी हुई थी, भौकाल, उन्हीं के एक्टर के द्वारा बनाई गई है, द फ्रीलांसर। आप देखोगे वहां पे दमिश्क यानी सीरिया से वो एक बच्ची को जो है कि निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और वहां हर दूसरे दिन जो है कि वहां पे बम ब्लास्ट होता है। तो वो इतना सस्ता शहर है कि आप आराम से वहां रह सकते हो, लेकिन मौत के बीच में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए वो सबसे सस्ता शहर है। लेकिन अब बात आती है कि भारत के शहरों का प्रदर्शन क्या होगा। तो भाई भारत की रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड स्तर पे मुंबई हमारा 150वें नंबर पर आता है और नई दिल्ली 159 पर आता है। तो इट मीन्स दुनिया की अपेक्षा तो हम देखें मुंबई और नई दिल्ली काफी सस्ते शहर हैं। अब आगे चलते हैं, सबसे ऊंची परमाणु सुविधा की बात करेंगे कि कहां से जो है कि सबसे ऊंची परमाणु सुविधा मिल रही है। तो रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम नाम की जो कंपनी है, इसने बोलीविया में उल्का पर्वत पर स्थापित किया है। तो आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा कि विश्व में सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां पर शुरू की गई है? तो बोलीविया में शुरू की गई, उल्का पर्वत पे, जो कि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। 4000 मीटर का मतलब हो गया 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये रूस की रोसाटॉम कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और एक कंपनी है महारत्न, जो कि महारत्न को भी दर्जा मिला। वर्तमान में महारत्न कंपनी हो गई टोटल 13 है। तो जो 13 नंबर की कंपनी आई है वो कौन सी है, उस पर भी हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। और अभी हम बात करेंगे नवरत्न की, जो कि टोटल संख्या हो गई 16 है, क्योंकि इससे पहले थी 14, लेकिन 2 रेलवे कंपनी, जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा 2 कंपनियों को सब प्रपोज्ड किया गया, जिसमें एक आपकी इरकॉन है और दूसरी आती है राइट्स। ये दोनों ही कंपनियां रेलवे से संबंधित जो है कि गतिविधि का संचालन करती हैं, चाहे वो रेलवे का ट्रैक हो, चाहे रेलवे का परिवहन हो, चाहे रेलवे की सुविधा हो। तो इन दोनों ही कंपनियों को अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो प्रश्न बनेगा कि अभी हाल ही में कौन सी 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया या कौन सी एक कंपनी जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया? तो एक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, दूसरी राइट्स लिमिटेड कंपनी। तो बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। फिर एक अगला पॉइंट आता है विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट, जो कि 2022 के नाम से जारी हुई है। वीपो द्वारा नवंबर 2023 में जारी की गई। वीपो मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसके द्वारा ही विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट जारी की जाती है। जिसमें अगर हम देखें कि चीन की बात करेंगे तो चीन पहले नंबर पे आता है, यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए सेकंड नंबर पे आता है, जापान की बात करेंगे तो जापान आपका थर्ड नंबर पे आता है। भारत के द्वारा जो पेटेंट आवेदन किए जा रहे हैं वो 2022 में लगभग 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि 2021 में जितने भी पेटेंट दर्ज किए गए थे उसकी अपेक्षा 2022 में 31% का वृद्धि देखने को मिली है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि भारत में लगातार आईपीआर पे काम किया जा रहा है, लगातार नए नए पेटेंट पे जो है कि काम किया जा रहा है और इस वजह से ही पिछले वर्ष की अपेक्षा 2022 में 31.6% की वृद्धि देखने को मिली है। अगला यूनिट है आपका वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग। तो यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों? ये मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, किसी एक देश की कंपनी भी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि जो यूनिकॉर्न होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। इट मीन्स कि कह सकते हो जिसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो डॉलर में भी होती है, $1000 में होती है। तो इस तरीके से बात करेंगे कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ यूएसए हमारा पहले नंबर पर है। तो सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां कहाँ हैं, यानी जिनकी कीमत $1000 अरब से भी अधिक है, तो वो यूएसए में है। सेकंड नंबर पर आपके आते हैं चीन और थर्ड नंबर पे आता है आपका भारत, जो कि भारत की 72 कंपनियां ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न हैं इंटरनेशनल लेवल पर। थर्ड नंबर पे आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना होगा, जिसको संसद में मंत्री के द्वारा कहा गया था, संसदीय मंत्री के द्वारा, कि 101वें नंबर पे यूनिकॉर्न बन के ये उभरा था भारत में, क्योंकि इसकी भी जो ब्रांड वैल्यू वो $1000 अरब से अधिक हो चुकी है, जो अलक पांडे के नेतृत्व में चलती है फिजिक्स वाला। आज हर जगह आप उसका पोस्टर देखते हैं, तो वो भी भारत में एक यूनिकॉर्न कंपनी है। इसी तरीके से हमारे यूपी में भी 8 जो है कि यूनिकॉर्न कंपनी है। फिजिक्स वाला को यूपी के अंतर्गत काउंट किया था, क्योंकि जो अलक पांडे जी है, मेरी जानकारी में कि वो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वहीं से इन्होंने ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान शुरू किया
तो वो आज हमारे यूपी के अंतर्गत यूनिकॉर्न स्टैब्लिश करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि भारत की अगर यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें जो सबसे रैंक 1 पे आती है, तो पहली वैश्विक यूनिकॉर्न कंपनी भारत की बाइजू है। जी हाँ, वही बाइजू जो आपके 6 से 12 तक की स्टडी कराती है, यूपीएससी की स्टडी कराती है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी कराती है। अगर कहीं मैच हो रहा है तो वहां पर भी उसकी ब्रांडिंग प्रमोशन करती है। तो ये वही बाइजू कंपनी है और भारत की रैंकिंग हो जाएगी यूनिकॉर्न में 3rd नंबर पे। अब हम बात करेंगे विद्युत उत्पादन क्षमता की, जहां से एक प्रश्न इस बार जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसकी मई 2023 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है और भारत की कितनी विद्युत क्षमता है, क्या स्थिति है भारत की, कौन सी जीवाश्मिक ईंधन से कितनी हो रही है, नवीकरणीय ऊर्जा से कितना हो रहा है, ये सारा लेटेस्ट डाटा है जो कि शॉर्ट नोट्स में भी अपडेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे एकदम अपडेटेड आपको नोट्स में बता रहा हूँ। जिसे विद्युत मंत्रालय ने मई 2023 में देश की कुल विद्युत क्षमता को जब रिवील किया तो बताया कि 4,17,668 मेगावाट क्षमता है। कितनी क्षमता विद्युत की हमारे भारत में? 4,17,668 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण जो है कि विद्युत क्षमताएं हैं, जैसे जीवाश्मिक ईंधन या जीवाश्मिक आप एनर्जी कह सकते हो इसको, जल विद्युत जिसको हम लोग हाइड्रोलिक या वाटर एनर्जी या हाइड्रो वाटर कह सकते हो, हाइड्रो एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा। भारत के द्वारा लगातार जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वृद्धि की जा रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे 56.8% आपकी जीवाश्मिक ऊर्जा। जीवाश्मिक ऊर्जा का मतलब जैसे आप क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनके दहन से जो हम ताप संयंत्र चलाते हैं जिसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। इसीलिए भारत सरकार जीवाश्मिक ऊर्जा को कम करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रही है। तो 56.8% के साथ पहली रैंकिंग पे आती है आपकी जीवाश्मिक विद्युत। दूसरे नंबर पे 30.2% योगदान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा हमारे 2nd नंबर पे आती है। 3rd नंबर पे 11.2% के साथ जल विद्युत ऊर्जा आती है और 4th नंबर पे, हालांकि 4th नंबर पे नाभिकीय विद्युत नहीं आएगी, लेकिन इसका जो योगदान है वो केवल और केवल 1.6% का ही योगदान है। अब यहां पर हम देखेंगे कि कुल विद्युत क्षमता में अगर हम बात करें तो जो जीवाश्मिक तो हमने बता ही दी, लेकिन जीवाश्मिक में भी कई अलग अलग ईंधन होते हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, प्राकृतिक गैस हो, कोयला हो। तो हम देखेंगे कुल विद्युत क्षमता में 49.1% हिस्सा कोयला आधारित विद्युत का है। इसीलिए लगातार सरकार कोयले आधारित विद्युत उत्पादन को अब लगातार कम करने का प्रयास कर रही है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। चाहे नवीकरणीय में आप सोलर एनर्जी को ले लो, विंड एनर्जी ले लो, टाइडल एनर्जी ले लो, भूतापीय एनर्जी ले लो, अलग अलग प्रकार की एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। विश्व में अगर हम बात करेंगे कि विद्युत उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है, तो फर्स्ट रैंकिंग पे आपका यूएसए आता है और 2nd रैंकिंग पे आपका चाइना आता है और 3rd रैंकिंग पे आपका भारत आता है। तो भारत 4,17,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ विश्व में 3rd नंबर पे आता है, जो कि 4,17,668 मेगावाट में अगर हम बात करें तो 24% केंद्रीय क्षेत्र से, यानी कि सेंट्रल सेक्टर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर 24% है, 25.3% स्टेट का योगदान है और 50.7% निजी क्षेत्रों का योगदान है। अब बहुत सारी भारत में प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो अडानी ग्रुप की देख लीजिए, मुकेश अंबानी ग्रुप की देख लीजिए, टाटा ग्रुप की देख लीजिए, ये सब हमें विद्युत को उत्पादन करके घर घर, गांव गांव बिजली पैदा करके, प्रोडक्शन करके लोगों को तक पहुंचा रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान इसमें है, जो कि विद्युत की उत्पादन क्षमता को वृद्धि कर रही है और भारत की जरूरत को पूरा कर रही है। अब यहाँ पर एक और करंट का पॉइंट है, हालांकि मैंने इसको आगे कवर किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। यहाँ इन शॉर्ट समझते हैं कि जुलाई 2023 में काकरा पार संयंत्र जो कि गुजरात में, इसकी 3rd यूनिट शुरू हो चुकी है, जो कि नाभिकीय विद्युत की कुल क्षमता जहां से 7,480 मेगावाट हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा कि 1.6% कितनी थी, नाभिकीय ऊर्जा का योगदान था। अगर हम इस 1.6% को मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं तो 7,480 मेगावाट जो है की क्षमता है, किसकी है, नाभिकीय विद्युत की। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से हुरून इंडिया की कई सारी लिस्ट जारी होती है, जैसे हुरून इंडिया रिच लिस्ट कि कौन भारत में अमीर है, हुरून इंडिया परोपकारी लिस्ट कौन परोपकार सबसे अधिक करता है, कौन सबसे अधिक दान देता है, या हुरून इंडिया अंडर 100 जो 100 साल से कम मतलब 30 ईयर से कम के बच्चे हैं। जैसे मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, जेप्टो के मालिक जो कैवल्य बोहरा है, आदित्य पलीचा है, ये लोग जो है कि नए जो है कि अरबपति बन रहे हैं और कम उम्र में बन रहे हैं। तो हुरून इंडिया से बहुत अलग अलग लिस्ट जारी होती है, जिसको आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ हम लोग परोपकारी सूची की बात करेंगे तो शुरू से ही, हमेशा से ही आप देखोगे कि टॉप 5 के अंदर पहले नंबर पे रहते हैं आपके एचसीएल टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर। ये सबसे अधिक जो है कि दान करते हैं, चाहे वो किसी ट्रस्ट को करें, चाहे इंडिया में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, चाहे कोविड के दौरान, हर समय ये हमेशा दान करने के लिए तैयार रहते हैं।
सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में है, इसके फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी, ये सेकंड नंबर पे आते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी, और फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे कुमार मंगलम बिरला जी। 5 नंबर पे आते हैं गौतम अडानी जी, जो केवल पैसा कमाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दान करने पे कम देते हैं, 5 नंबर पे आते हैं। अब इसी तरीके से एक खाद्यान्न उत्पादन का भी आंकड़ा हमारे सामने आया है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे कि कौन से राज्य में किस प्रकार का उत्पादन हो रहा है। और साथ ही साथ इस चीज को मैंने बजट के अंतर्गत भी कवर किया है, जो कि बजट की क्लास आज ही अगर पॉसिबल हुई तो होगी, नहीं तो कल हमारी क्लास उसमें कवर हो जाएगी। 2023-24 का जो केंद्र का बजट, यूपी का बजट आया था, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन की रिपोर्ट को देखें तो अक्टूबर 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अब जरा ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, अच्छा उससे पहले मैं एक और आपको प्रश्न यहीं पे पूछ देता हूं या बता दूं कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी हमारा प्रथम राज्य माना जाता है, पहले नंबर पे आता है यूपी पूरे भारत में। और कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो पूरे भारत में 329.67 मिलियन टन हुआ है। अगर एग्जाम में आपको मिलियन टन ना देके लाख में कन्वर्ट कर दे तो आपको लाख में क्या कर लेना है, 3296 यानी 3296 लाख टन, क्योंकि मिलियन को जब आप हटाओगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, जो कि 2021-22 की अपेक्षा 14.06% अधिक रहा। कितना अधिक रहा? 14.06 मिलियन टन अधिक रहा। तो कहीं ना कहीं हम कुल खाद्यान्न उत्पादन में हमने वृद्धि देख ली। अब इसी तरीके से हम चावल की बात करेंगे तो चावल का उत्पादन हुआ है 135.76 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन हुआ है 110.55 मिलियन टन, मोटे अनाज का उत्पादन किया गया। हालांकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, वर्ष के रूप में, तो मोटे अनाज के अंतर्गत 57.32 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। श्री अन्न का उत्पादन 17.32 मिलियन टन किया गया, और गन्ने का उत्पादन 490.53 मिलियन टन किया गया है। और गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? यूपी में होता है। दाल का उत्पादन अगर हम बात करें तो 26.06 मिलियन टन था, जो कि 2021-22 की अपेक्षा कम था। यानी दाल के प्रोडक्शन में क्या हुआ? कमी हुई है। हालांकि क्योंकि भारत जो है कि दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है दोस्तों, उत्पादक भी है, क्योंकि भारत में जो मध्यम वर्ग है हमारा, जिसकी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से अधिक है, टोटल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, 100 करोड़ से अधिक मध्यम परिवार के लोग हैं, जिनके लिए प्रोटीन का स्रोत ना तो बादाम है ना काजू है, बल्कि क्या होता है? दाल होती हैं। और दालें जो है कि अरहर की, मूंग की, चने की, उड़द की, हर प्रकार की दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और मध्यम वर्ग के हर घर में आपको दाल ही सबसे उत्तम स्रोत मिलता है। तो उपभोक्ता इतने अधिक हैं भारत में कि हम इसका निर्यात नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में इस वर्ष हमने क्या देखा कि दाल के प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। कुल बागवानी फसलों की रिपोर्ट की बात करें तो कुल बागवानी फसलों का भी आया था डाटा, तो मैंने यहीं पे लिख दिया है। 352 यानी कि 352.91 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, जिसमें सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन हुआ है 212.91 मिलियन टन। अच्छा, राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मैंने आपको यूपी स्पेशल में भी पढ़ा रखा है, पीवाईक्यू जब करा रहा था सीरीज, आज उसकी भी सीरीज आएगी। तो वाराणसी में राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र। अब इसी तरीके से एयर इंडिया का विलय हो चुका है विस्तारा में, तो जरा इसको भी देख लेते हैं क्या मामला है। तो देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम सीसीआई कहते हैं, यानी कि कॉम्पिटेटिव जो काउंसिल ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स की बात करें, मतलब इंडिया की, ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा SIA एयरलाइंस TSAL विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एयर इंडिया को किसने खरीद लिया है? टाटा ने खरीद लिया है। और इसके साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर कंपनी बन जाएगी, यानी पूरे भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैरियर कंपनी बन जाएगी, क्योंकि इसके पास 294 या 295 जो है कि फ्लाइट हो जाएंगी। तो बस इतना ही इसमें जानकारी थी। इसी के साथ रबी फसल की MSP भी जारी की गई है। अच्छा, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और इसको कब जारी किया जाता है? अगर रबी फसल के लिए किया जाए या खरीफ फसल के लिए किया जाए तो इन फसलों के उत्पादन से पहले ही इनका आंकड़ा जारी कर दिया जाता है, ताकि किसानों को ये पता रहे कि हमें जो MSP मिल रही है, हम किस फसल को बोए और किस फसल को ना बोए। मान लीजिए किसी फसल में MSP बहुत कम दी जा रही है, तो हो सकता है किसान उसे ना बोए, किसी ऐसी फसल को बोए जिसमें MSP बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो इसीलिए रबी की फसल की जो MSP थी वो 19 अक्टूबर को ही जारी कर दी गई, क्योंकि रबी की फसल का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि बोने का जो समय होता है बुवाई का, वो अक्टूबर नवंबर में ही होता है। तो किसानों को जब पता रहेगा तो उस हिसाब से वो विचार कर पाएंगे कि हमें कौन सी फसल को बोना है।
तो केंद्र सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को इसे जारी किया गया, जिसमें 3 प्रमुख फसलों पर हम बात करेंगे कि गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपए से बढ़ा के अब कर दी गई है 2275 रुपए। तो 150 रुपए की वृद्धि आपको देखने को मिलती है गेहूं के एमएसपी में। चने की बात करेंगे तो चना जो है कि 5335 से बढ़ाकर 5440 कर दिया गया, यानी 105 रुपए की वृद्धि की गई। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो रबी की फसल में, वो है मसूर, जो कि 6000 से बढ़ाकर 6425 कर दी गई। इट मीन्स की 425 रुपए की वृद्धि सर्वाधिक हुई है। अब जितने भी किसान होंगे, अगर उन्हें लगेगा कि मसूर की खेती मैं अपनी जगह पे कर सकता हूं, मतलब मेरे यहाँ मसूर की खेती अच्छी हो सकती है, तो इससे दलहन की फसल भी बढ़ेगी, जो हमारी दलहन की कमी थी वो भी पूरी होगी, साथ में किसानों को भी फायदा अधिक मात्रा में मिलेगा। तो ये इसीलिए जारी किया था। तो सर्वाधिक वृद्धि मसूर में की गई रबी फसल में। इसी तरीके से जो खरीफ फसल होती है, जिसकी बुवाई का समय मई जून में होता है, तो उससे पहले ही मार्च के समय खरीफ फसल के आंकड़े को जारी कर दिया गया था एमएसपी के लिए। तो इसमें 2 ही फसल हम पढ़ेंगे। धान की बात करेंगे तो धान जो सामान्य क्वालिटी का होता है उसको 2183 रुपए किया गया है, और धान ग्रेड ए क्वालिटी का 2203 रुपए किया गया है। तिल की बात करेंगे, जो कि सर्वाधिक वृद्धि इसमें हुई है 8685, यानी 805 रुपए की इसमें वृद्धि की गई है। तो अब 2 पॉइंट आप याद रखना कि रबी की कौन सी फसल है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई, मसूर की, और कितने रुपए की वृद्धि की गई, 425 रुपए की। और अगर खरीफ फसल की एमएसपी बात करें तो तिल की वृद्धि की गई और 805 रुपए की सर्वाधिक इसमें वृद्धि की गई है। आगे देखते हैं कि महिला श्रम बल पर मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया। मॉस्पी मतलब होता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसके द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के नाम से 2022-23। तो इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया कि महिला का श्रम बल हमारे भारत में कितना है। तो रिपोर्ट ये कहती है कि 37% महिला श्रम बल हो गया है वर्तमान में बढ़ के, जो कि इससे पहले था लगभग 32 पॉइंट कुछ था। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा ये 4.2% वृद्धि हुई है, अर्थात कि लगातार सरकार के प्रयासों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो महिलाओं के श्रम बल भागीदारी बढ़ रही है, अर्थात जीडीपी की भी आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो कितनी है वर्तमान में, 37%, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.2% अधिक है। अब यहीं पर हम विदेशी व्यापार के आंकड़े भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान निर्यात एवं आयात का आंकड़ा जारी किया गया। अच्छा, हम किस चीजों का निर्यात और आयात करते हैं, तो एक हमारा होता है गुड्स और एक हमारी होती है सर्विस। हम इन्हीं 2 चीजों के तो आयात निर्यात करते हैं, या तो हम किसी वस्तु को बेचते हैं या खरीदते हैं, या हम किसी सेवा को बेचते हैं और हम सेवा को खरीदते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है हमारे भारत में बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, यानी वो अपनी सर्विस देने जाते हैं विभिन्न देशों में, वहां पे जॉब करते हैं, वहां से अच्छा पैसा कमाते हैं। तो विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हैं लेटेस्ट अभी अप्रैल सितंबर के जारी किए गए हैं। इस दौरान वस्तुगत निर्यात, यानी कि वस्तुओं के जो निर्यात की बात करें तो 211.40 अरब डॉलर का था, जबकि वस्तुगत आयात यानी वस्तुओं का जो आयात था वो 326.98 अरब डॉलर था। तो ऐसे व्यापारिक आंकड़े जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ढंग से याद करना कि वस्तुओं का निर्यात इस बार 211.40 अरब डॉलर का किया गया, जबकि वस्तुओं का आयात की बात करेंगे तो 326.98 अरब डॉलर का किया गया है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे सेवाओं की बात करेंगे तो इस दौरान सेवाओं का निर्यात किया गया है 164.89 अरब डॉलर का, और सेवाओं का आयात किया गया 89.22 अरब डॉलर का। तो हम हमेशा क्या करते हैं, गुड्स का आयात तो सबसे अधिक करते हैं, तो गुड्स में हम क्या करते हैं, व्यापार घाटे के अंतर्गत रहते हैं। लेकिन हम सर्विस की बात करेंगे तो सर्विस का आयात कम बल्कि निर्यात ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर हम व्यापार अधिशेष में होते हैं, यानी कि प्रॉफिट में होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम कुल निर्यात की बात करें, वस्तु और सेवा का जो कुल निर्यात किया गया, जिसमें आप 164.89 और 211 अरब डॉलर को जोड़ोगे तो 376.29 अरब डॉलर का किया गया। जबकि कुल आयात की बात करेंगे तो वस्तु और सेवा, जिसमें 326 अरब डॉलर का आयात किया गया वस्तुओं का, और 89.22 अरब डॉलर सेवाओं का आयात हुआ, तो टोटल 416 अरब डॉलर का आयात हुआ। तो हमने क्या देखा कि कुल निर्यात और आयात में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम व्यापार घाटे में, क्योंकि हमने आयात ज्यादा किया है, निर्यात कम किया है। अब एक आपकी रिपोर्ट आती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। जर्मनी की वेल्टन हंगर हेल्प, यानी कि वेल्ट हंगर हेल्प, और आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड
संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई है, जिसको हम लोग कहते हैं वैश्विक भूख सूचकांक या वैश्विक भूखमरी सूचकांक कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। टोटल 125 देश इसमें शामिल है। इस बार भारत की रैंकिंग की बात करेंगे तो इसमें गिरावट देखने को मिलती है। 2023 में 111 रैंक आई और 2022 में 107 रैंक थी और इससे पहले 101 रैंक थी। तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है, यानी भारत में भूख की स्थिति भयावह होती जा रही है। यानी जनसंख्या इतनी अधिक है कि उसकी भूख की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पहली रैंक की बात करेंगे तो संयुक्त रूप से 20 देशों को दिया गया है जिनका रिकॉर्ड या जिनका जो अंक है, मानक है, वो 5 से भी नीचे है। इट मीन्स कि रैंक 1 से लेकर 20 तक की बात करेंगे तो इन्हें संयुक्त रूप से दे दिया गया है, क्योंकि यहां पर भूख की स्थिति बहुत ही कम है, यानी यहां पर कोई क्राइसिस नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में जो भूख की स्थिति है वो सीरियस है। सीरियस का मतलब हो गया गंभीर की श्रेणी में है कि भारत में जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में बढ़ रही है। योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगातार 80-81 करोड़ लोगों को जो है कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी भूख की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस सूचकांक में 4 मापदंडों का प्रयोग किया था। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, यानी बच्चों को कम पोषण प्राप्त होना। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी अंडर वेट, 5 साल के बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे कम होता है। चाइल्ड स्टंटिंग, यानी 5 साल के बच्चे की जितनी हाइट होनी चाहिए मानक के तौर पे, उससे कम हाइट होती है। और चाइल्ड मोर्टिलिटी, इट मीन्स की मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, ये भी लगातार बहुत सारे पोषण की कमी से या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से, पर्यावरण की कमी से, प्रदूषण की वजह से मृत्यु हो जाती है बच्चों की। तो ये 4 जो है कि आंकड़े भी इसमें मेजर किए जाते हैं। इन्हीं 4 मापदंडों पे ये सूचकांक जारी होता है। आगे देखते हैं एमएसएमई सूचकांक। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एमएसएमई के लिए भी एक सूचकांक जारी किया गया है। किसने किया है? तो जोकाटा और सिडबी ने मिलकर एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण नाम से लॉन्च किया है। कि अब इसमें यह होगा कि एमएसएमई को भी जो है कि हम लिस्टेड करेंगे, उसमें कितना परफॉर्मेंस हो रहा है, कितनी उसमें सुधार हो रहा है, कितना उसमें गिरावट हो रही है, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम एक संपूर्ण नाम से लॉन्च किया गया एक सूचकांक, जो कि सिडबी और जोकाटा के सहयोग से किया गया है। अब एक अन्य योजना के बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है 2029 तक। अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना थी, इसको कोविड-19 के दौरान जब भुखमरी की स्थिति हो गई थी, बहुत वास्ट कंडीशन हो गई थी, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस योजना को 2020 में कोविड के दौरान शुरू किया गया था और इसके तहत वर्तमान में 81 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन दिया जाता है। ये 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उन लोगों को भी मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड पहले से है, तो उनको जो मासिक स्तर पे जो कोटा मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 किलोग्राम अलग से राशन मिल रहा है। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, जो गरीब की लिस्ट में आ रहे थे, तो उनको भी दिया जा रहा है। तो इसका बस क्या किया गया कि 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए इसे और बढ़ा दिया गया, 2029 तक अब इसे दिया जाएगा। अब आते हैं साब कंपनी की बात करेंगे। तो साब कंपनी की बात करेंगे, ये स्वीडन की रक्षा फर्म कंपनी है साब, ठीक है। ये पहली ऐसी विदेशी कंपनी बनेगी जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करेगी, या यूं कहें कि एफडीआई जो है कि लेकर आएगी। जैसे भारत में जितनी भी डिफेंस से संबंधित जो भी कॉरिडोर चलते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं चलती हैं, तो भारत सरकार ने उसमें कई सारी कंपनियों को 51% एफडीआई, कई सारी कंपनियों को, मतलब कई सारे आंकड़ों पे 75% और कई जगह 100% एफडीआई के मानक तय किए। तो स्वीडन की पहली ऐसी जो फर्म बन रही है साब, जो भारत के अंतर्गत विदेशी कंपनी बन रही है, जो कि 100% एफडीआई लेकर आएगी। और इसके लिए भारत ने साब एफएफवी इंडिया की स्थापना भी की गई है। वैश्विक चीनी उद्योग की बात करेंगे तो भारत को अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। भारत ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है और यह निर्णय 63वीं परिषद बैठक लंदन में लिया गया था। तो इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, जो कि वैश्विक स्तर पे जो चीनी उद्योग है उसकी अध्यक्षता। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, लगभग वैश्विक स्तर पे 15% जो है कि हम उसकी हिस्सेदारी रखते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जो कि वैश्विक स्तर पे हम 20% हिस्सेदारी रखते हैं उत्पादन में। इथेनॉल उत्पादन की बात करेंगे तो जो चीनी उद्योग होता है, जब चीनी मिल होती है तो वहां पर जब गन्ने के जूस से चीनी बनाई जाती है, तो वहां पे एक ब्लैक कलर का चिपचिपा सा गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको हम सीरा कहते हैं। सीरा, उसके माध्यम से हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं, और इथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में यूएसए प्रथम नंबर पे, सेकंड नंबर पे ब्राजील, और थर्ड नंबर पे आपका भारत आता है। तो ये बस इतना ही आंकड़ा है कि भारत को अभी हाल ही में वैश्विक चीनी उद्योग का अध्यक्ष घोषित किया गया। चीनी की क्या स्थिति है भारत की, तो उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है 20% हिस्सेदारी को लेके, उपभोक्ता के तौर पे पहले नंबर पे 15% की हिस्सेदारी को लेके, और इथेनॉल में थर्ड नंबर पे आता है।
स्टील मिनिस्ट्री की बात करेंगे, इस्पात मंत्रालय की, तो इस्पात मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 5 लोगों को राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार दिया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेटलर्जिस्ट। जैसे मेटल मतलब क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल मतलब धातु होती है, इस्पात होती है, तो धातुविदों को जो ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें डॉक्टर कामाची मुदाली है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य है, डॉक्टर रामेश्वर शाह है, निलोय कुंडू है और अगिलन मुथुमिनिकम है। तो ये 5 लोग हैं जिनको पहली बार इस्पात मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की बात करें तो कनाडा का थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया था। कनाडा का जो थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया था, जिसमें 165 देशों में रैंक 1 मिलती है किसको, सिंगापुर में, कि सिंगापुर की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा स्वतंत्र है पूरी दुनिया में, और रैंक 87 मिलती है हमारे भारत को जो कि 2023 में है, और रैंक 86 मिलती है हमें 2022 में। अंतिम स्थान पे वेनेजुएला आता है। इसका मतलब होता है कि वैश्विक स्तर पे जो अर्थव्यवस्था बहुत स्वतंत्र होती है, इट मीन्स कि वो दूसरे देशों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत कम निर्भर होती हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रैंक 1 पे सिंगापुर है, लेकिन भारत 87 नंबर पे, क्योंकि भारत आज भी अपनी बहुत बड़ी आवश्यकताओं को लेकर, चाहे वस्तु की हो, सेवाओं की हो, खनिज की हो, उसके लिए विदेशों पर निर्भर रहता ही रहता है, इसलिए 87 नंबर की रैंकिंग आई है। आगे देखते हैं वर्ल्ड कोल एसोसिएशन, इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। इसका जो नया नाम बनाया गया है वो फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। मतलब जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन, वर्ल्ड कोल का मतलब क्या होता है कि वैश्विक स्तर पे जो कोयले का संघ होता है उसके द्वारा जो भी काम किया था, तो उसमें जो है कि मानक तय किया था, निगरानी की जाती वैश्विक स्तर पे, तो इसका नाम बना दिया गया कि फ्यूचर कोल। अब हम इसे फ्यूचर के लिए रखेंगे, भविष्य की सुरक्षा के लिए रखेंगे। अब हम नवीकरणीय ऊर्जा पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो इसका नाम रखा गया फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। कोल मतलब होता है कोयला। विश्व कोयला संघ की स्थापना 1985 में की गई थी, और भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL इसकी सदस्य है। पहले से ही जो है कि वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की जब स्थापना की गई थी, तो भारत की CIL कंपनी पहले से इसकी सदस्य बनी हुई है, तो बस इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। अब यहाँ पर हम अंकटाड रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जरा, कि जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार और विकास की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसी के अंतर्गत हम इसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं। तो अंकटाड की फुल फॉर्म पता चल गई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। ये देखता है कि दुनिया में किन देशों में सबसे अधिक FDI के माध्यम से निवेश किया गया, किस देश के माध्यम से जो है कि FDI सबसे अधिक प्राप्त की गई, इसकी पूरी रैंकिंग जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। 2022 में भारत को 49 अरब डॉलर FDI प्राप्त हुआ, जो कि 2021 की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो 11% कम था। कितना कम था? 11% कम था। तो इसने क्या रिपोर्ट बताई? पहली चीज हमने पढ़ा विश्व निवेश रिपोर्ट, या जिसको हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कह रहे हैं 2023 में। तो अंकटाड कह रहा है कि भारत को इस वर्ष कितनी रिपोर्ट मतलब प्राप्त हुआ है, तो 49 अरब डॉलर, जो कि पिछले वर्ष के अपेक्षा 11% कम है। अब यहां पर बात करेंगे कि FDI प्राप्त करने वाले देश, यानी सबसे अधिक FDI किन देशों में आया, तो रैंक 1 पे अमेरिका, यानी कि अमेरिका को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुई। रैंक 2 पे चाइना को प्राप्त हुई, और रैंक 8 पर भारत, जिसको 49 अरब डॉलर की FDI प्राप्त हुई है। फिर बात करेंगे कि FDI निर्यात, यानी कौन से ऐसे देश हैं जिसने सबसे अधिक FDI किसी दूसरे देश में लगाई, तो रैंक 1 पे आपकी अमेरिका होता है, रैंक 2 पे आपका जापान होता है, और रैंक 20 पर आपका भारत 15 अरब डॉलर। क्योंकि भारत को खुद ही FDI की जरूरत है, वो भला दूसरे देशों में FDI क्या लगाएगा। तो भारत बहुत करता तो अफ्रीकी देशों में या एशियाई छोटे छोटे देशों में अपने इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि यहाँ की जरूरतों को पूरा करता है। और जो विकसित देश है वहां से खुद जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो फ्यूचर 500 कंपनी होती है ग्लोबल स्तर पे, उनसे खुद इन्वेस्टमेंट मंगाने का प्रयास भारत के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपने अंकटाड रिपोर्ट के बारे में सारी जानकारी ले ली कि भारत को कितना अरब जो है कि इन्वेस्टमेंट मिला FDI का। भारत विश्व में 8वें नंबर पे है इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में, और भारत इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में करने के मामले में 20वें नंबर पर है। और इस रिपोर्ट की जो थीम थी 33वें संस्करण की, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, यानी हम इन्वेस्ट करें सस्टेनेबल एनर्जी में जो सबके लिए काम करेगी। अब जैसे हमने नवरत्न कंपनी को बढ़ा था, रेलवे मंत्रालय के द्वारा 2 कंपनियां थी, एक इरकॉन थी और दूसरी राइट्स थी। उसी तरीके से महारत्न कंपनी की बात करेंगे, जो कि 13 नंबर की महारत्न कंपनी है।
नहीं, यहाँ पर जो है कि 13 नंबर की नहीं है, हम उस महारत्न कंपनी को आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ पे जो 12वें नंबर की आरईसी नाम की जो लिमिटेड कंपनी है, जिसको हमने मतलब महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो इस कंपनी को एसोचैम के द्वारा विविधता एवं समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया। पहला पॉइंट, क्योंकि इसको 3-4 पुरस्कार दिए गए तो हमने एक ही जगह लिख दिया, आरईसी लिमिटेड महारत्न। तो एसोचैम के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? विविधता एवं समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार। वहीं जोखिम प्रबंधन में आरईसी कंपनी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का भी पुरस्कार दिया गया। तो इस आरईसी कंपनी जो कि 12वें नंबर की महारत्न कंपनी है, इसको 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी यहाँ पे। और आगे देखते हैं, भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत इंडियन ऑयल पारादीप ओडिशा पानीपत हरियाणा रिफाइनरी द्वारा किया गया है। यानी इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरीज है जो कि पारादीप ओडिशा में और पानीपत हरियाणा में है, इसके द्वारा पहले संदर्भ गैसोलीन डीजल ईंधन या रेफरेंस गैसोलीन डीजल ईंधन की शुरुआत की गई है। तो किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा। कहाँ पे? पारादीप ओडिशा में और पानीपत हरियाणा में की गई है। अब देखते हैं हम निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये रिपोर्ट 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है कि कौन से राज्य बेहतर स्तर पे हैं अपने निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत। तो इसमें सभी 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अगर हम फिर से देखते हैं कि तटीय राज्य में, अगर हम कोस्टल रीजन में देखें कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसने की है, तो तमिलनाडु पहले नंबर पे आता है और महाराष्ट्र की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है। लैंडलॉक्ड राज्य की बात करेंगे तो हरियाणा पहले नंबर पर आता है और यूपी थर्ड नंबर पर आता है। हिमालयी राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड आपका पहले नंबर पर है। यूनियन टेरिटरीज या छोटे राज्यों की बात करेंगे तो गोवा आपका छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले नंबर पे आता है और जम्मू कश्मीर आपका सेकंड नंबर पे आता है। हालांकि यूनियन टेरिटरीज और छोटे राज्यों की श्रेणी नीति आयोग ने एक ही बना रखी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, यानी कि समग्र की बात करूं कि समग्र में सबसे बेहतर रैंकिंग किसको मिली है, तो तमिलनाडु को ही मिली है। जबकि कोस्टल रीजन में भी है और समग्र में भी इसको बेहतर मिली है। और समस्त रैंकिंग में यूपी को जो रैंकिंग मिली है वो 7वें नंबर पे। तो यूपी हमारा निर्यात तैयारी सूचकांक में 7वें नंबर पर आता है। और अगर हम जिले की बात करें तो जामनगर देश का शीर्ष जिला बना है, जिस जिले की श्रेणी में यूपी से गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो नोएडा शामिल है। इट मीन्स कि जिले के स्तर पे बात करेंगे तो निर्यात तैयारी सूचकांक में जामनगर गुजरात देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बना और यूपी के अंतर्गत हमारा गौतम बुद्ध नगर आता है। अब यहाँ पर हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, एमपीआई, जिसको हम लोग कहते हैं बहुआयामी गरीबी यानी मल्टीपर्पस इंडेक्स, मल्टीपर्पस पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाद में देखेंगे, अभी हम राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे, जिसको नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम जी ही नीति आयोग के सीईओ हैं। इस सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों की जानकारी दी गई है कि भारत में कितने लोग गरीबी से मुक्त हो रहे हैं। तो इस सूचकांक के द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 से लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के बीच में जो बहुआयामी गरीबी को कम करने की प्रगति बताई गई है। इट मीन्स कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच में देखा जा रहा है कि कितने प्रतिशत लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा या भारतीय योजनाओं के द्वारा बाहर किया गया गरीबी से। तो इन 5 वर्षों में अगर हम देखें तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। तो कितने प्रतिशत या कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए? 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गए। और 2015-16 में 24.85% जो है कि 24.85% से घटकर कितने हो गए अब? तो अगर हम देखें कि 14.96% हो गए हैं इस बार 2019-21 में। यानी भारत की पूरी जनसंख्या के कितने प्रतिशत रह गए अब केवल गरीब? 14.96%, जो कि 9.98% की गिरावट को दर्ज करता है। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक गरीबी कहां पर दूर हुई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 32.59% से घटकर 19.28 हो गई। यानी सर्वाधिक जो गरीबी घटी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए, गरीबों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए बहुत सारी योजनाएं और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण स्तर पर इन गरीबी को दूर कर पा रहे हैं। और शहरी स्तर पे 8.65% से 5.27% हो गई है। लेकिन अगर मैं राज्यों की बात करूं तो सबसे तेजी से जो कमी देखने को मिली है वो हमें गरीबी की देखने को मिली है सबसे तेजी से यूपी में। सबसे तेजी से इसमें गिरावट देखने को मिली है। यूपी में 34.3 मिलियन
या 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से अभी बाहर हुए हैं। टोटल की बात करें तो टोटल कितने लोग बाहर हुए, अभी मैंने बताया लगभग 13 करोड़ लोग बाहर हुए, उसमें से 3.43 करोड़ तो यूपी के ही थे। और बात करें वैश्विक स्तर पे, अगर भारत के स्थान की बात करें तो 66वां है। हालांकि हम वैश्विक स्तर का जो एमपीआई है, मल्टीपर्पज पॉवर्टी इंडेक्स, इसको हम अलग से जो है कि कवर करेंगे, या तो आज की क्लास में या फिर अगली क्लास में। तो यहां तक तो आपने देख लिया, ये आज हम लोगों ने कवर किया इस समय घटनासार, जो अर्धवार्षिकी 2 वॉल्यूम में आई थी, उसके हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर किया। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि आर्थिक घटनाक्रम अब ई दृष्टि वार्षिकी से अपडेटेड किया गया, जो 2024 के नाम से आई है, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक का पूरा अपडेट है करंट, और जो येलो कलर की बुक आई हुई है। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको कवर करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि अब हम शुरू करते हैं ई दृष्टि वार्षिकी से जो अपडेटेड है, क्योंकि मैंने दोनों ही मैगजीन को कंपाइल किया है, जिससे कोई भी प्रश्न इस बार बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए बस इस पीडीएफ को ही अगर आप अच्छे से देख लेते हो, रट लेते हो, या इस पूरी क्लास को रट लेते हो, तो आपके आरओ और यूपी पीसीएस 2024 में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही तो कोई प्रश्न आपका गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मतलब ये अगले टॉपिक जो ई दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लग रही हो और पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी पेमेंट की भी, और वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। 5 जनवरी 2023 को मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा, यहाँ पर 5 जनवरी 2023 ही लिखा हुआ है घटना चक्र ई दृष्टि में, लेकिन मुझे जो लगता है दोस्तों 2024 होना चाहिए था, क्योंकि 2024 जनवरी में ही तो हम 2023-24 के आंकड़े जारी करेंगे, प्रथम अग्रिम अनुमान। तो खैर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अनुमान है हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा देखेंगे कि इनके अंतर्गत जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहें कि ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24, कौन सा वित्त वर्ष, जो अप्रैल 2023 से शुरू होकर मार्च 2024 तक जाएगा, हाँ 5 जनवरी 2023 को ही काउंट होगा, बिल्कुल सही है, प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए, जो शुरू के 3 महीने के लिए होते हैं। तो इसमें बताया गया कि 2023-24 के दौरान जो वास्तविक जीडीपी होती है, रियल जीडीपी, वो 7.3% अनुमानित है, तथा ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें तो 6.9% अनुमानित। तो रियल जीडीपी कितनी है, 7.3%, और ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है, 6.9%। 2022-23 में कितनी थी, यानी पिछले वर्ष से अगर हम कंपैरिजन करें तो रियल जीडीपी 7.2% थी, जो कि इस बार कितनी है, 7.3%। जीवीए कितना था, 7% अनुमानित था, लेकिन इस बार घट गया है। 2023-24 में अगर हम चालू कीमतों पर देखें, जो कि नॉमिनल कीमत होती है, इस पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा नेशनल इनकम 1,85,854 रुपए अनुमानित है, ये सालाना स्तर पे, जबकि 2022-23 में 1,72,276 रुपए अनुमानित है। तो यानी सरकार ये दावा करती है इस आंकड़ों के माध्यम से कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखने को मिल रही है, 1,85,854 रुपए अनुमानित हो चुकी है। क्लियर हो गया ये बात, बस इतना ही आंकड़े प्रतिशत आपको देखना था। अब यहां पर हम देखेंगे 16वें वित्त आयोग, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं 15वें वित्त आयोग, और बार बार वित्त आयोग का मिलान करने के लिए आता है, जिसे आप पॉलिटी सेगमेंट के तहत कवर कर लो या फिर इकोनॉमिक्स के तहत कवर कर लो। तो 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया, अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल नंबर 280 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया गया 16वें वित्त आयोग का। इस बार के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष है हमारे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, जब नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष से पहले, और उसी समय ये उसके पहले उपाध्यक्ष है। लेकिन वर्तमान में सुमन बेरी जी इसके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, और अरविंद पनगड़िया जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए और वहां पर ये स्टडी करा रहे थे, लेकिन अब इन्हें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया, और साथ ही साथ ऋत्विक रंजन पांडे जी इसके सचिव होंगे। तो पूछा जाएगा आपसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी, और सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026, ध्यान देना, 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करानी है। तो 2026 से अगर हम बात करें, अगला 5 वर्ष तक कब जाएगा, 2031 तक जाएगा। तो इस पूरे 5 वर्ष की जो फाइनेंशियल जो डाटा होंगे या जो रिपोर्ट्स होगी, उसके लिए 31 अक्टूबर 2025 तक ये रिपोर्ट उपलब्ध करानी है, और इसका गठन अभी कर दिया गया है, जो अगले 5 साल तक काम करेगा।
अब यहां से जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, मैचिंग करने के लिए बनता है। तो पहला फाइनेंशियल कमीशन या पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी जी थे। दूसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो के संथानम जी थे। और फिर यहाँ से 12, 13, 14, 15 और 16 तो हमने पढ़ ही लिया, तो ये क्रम वाइज याद रखना। जैसे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी रंगराजन है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अरविंद पनगड़िया जी है। तो ये चीज याद रखना, यहां से यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अब देखते हैं भारत का पहला प्रिंटेड 3D प्रिंटेड डाकघर। अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया है और ये बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्टैब्लिश किया गया। आईआईटी मद्रास एवं लार्सन टर्बो कंस्ट्रक्शन के संयुक्त प्रयास से डेवलप किया गया, जो कि पहला 3D डाकघर है। आगे देखते हैं विदेशी व्यापार नीति। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप बुक की पीडीएफ कोई स्टडी करा दीजिए, शॉर्ट नोट्स में जो है कि ज्यादा छोटा है या बड़ा है जो भी। तो देखिए, बुक की पीडीएफ को अगर स्टडी कराना होता मुझे, तो पहली चीज उसमें बहुत ज्यादा समय लगता, जो कि आपके पास समय नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको पढ़ाऊं या आप खुद पढ़ लेंगे, आप छोटे बच्चे तो है नहीं, इतना तो समझ आपको भी है कि हाँ चीजें रीडिंग कैसे करनी है। लेकिन अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो इसमें हम केवल वही चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होता है। अब वित्त आयोग से क्या पूछेगा भाई? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा, सचिव पूछेगा, पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, और पहले दूसरे 12, 13, 14, 15 मिलान करने के लिए पूछेगा। इससे ज्यादा और हमें कुछ पढ़ना नहीं है। हम क्या जरूरत है हम उसके पूरे वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ें, क्या क्या वो काम करेंगे। लेकिन बुक पढ़ोगे तो सारी चीज पढ़ोगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कंटेंट ज्यादा होगा। इसीलिए शॉर्ट नोट्स को मैंने प्रेफर किया है, चाहे वो घटनाचक्र पूर्वालोकन सीरीज के शॉर्ट नोट्स हो या फिर करंट अफेयर्स के, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन होना चाहिए और एग्जाम में हमें ज्ञाता नहीं बनना है। हमें केवल अपना प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए जितनी जरूरत होती है बस हम उतनी चीजों को पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स को प्रेफर किया है। और अगर आपको भी ये शॉर्ट नोट्स परचेस करने हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां से परचेस कर सकते हैं। अब यहां हम देखेंगे विदेश व्यापार नीति 2023। क्या देखेंगे? विदेश व्यापार नीति 2023 मार्च 2023 को यह घोषित की गई थी और 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ाना है दोस्तों, किसको बढ़ाना है? भारतीय निर्यात को हमें $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, और जिसके लिए 4 नए शहरों में निर्यात उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो किस पे? निर्यात पे, यानी एक्सपोर्ट सेंटर जो है कि एक्सीलेंसी के खोले जाएंगे। और पहला रहेगा आपका फरीदाबाद हरियाणा में, और बाकी 3 यूपी के हैं, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। तो ये तीनों यूपी के हैं और एक फरीदाबाद हरियाणा का है। तो नई विदेश व्यापार नीति का बस यही टारगेट है कि 2030 तक हम निर्यात को $2 ट्रिलियन कर दें। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि विदेश व्यापार नीति के तहत हम निर्यात को 2030 तक कितने ट्रिलियन तक लेके जाएंगे? 2, 3, 4, 5 ट्रिलियन। या पूछा जाएगा $2 ट्रिलियन को कितने वर्ष तक हमें कंप्लीट करना? 2028, 2030, 2026, 2025। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। और 4 जो नए शहरों में निर्यात उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है, वो ये 4 शहर हैं, तो इन्हें याद रख लेना। और अब हम चलते हैं पीएम मित्र पार्क की तरफ। तो पीएम मित्रा पार्क की बात करेंगे। 17 मार्च 2023 को 7 पार्कों की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपीरियल। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हम एक ही जगह पे पूरा का पूरा जो है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, और वहां से हम फार्म यानी किसान खेत से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर सीधे फॉरेन तक सर्विस देंगे, उसको बेचेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है कि 7 पार्कों में शुरू किया जा रहा है, जिसका 5 विजन है। फार्म टू फाइबर, यानी कि खेत से हम पहले फाइबर को कलेक्ट करें। इट मीन्स कि खेत से जो कच्चा मटेरियल हमने लिया उससे हम क्या करेंगे कि फाइबर को तैयार करेंगे। फिर फाइबर से फैक्ट्री में जाएगा जहां से कपड़े बनेंगे, और फिर वहां से फैशन तैयार होगा, और फैशन के बाद हम उसे फॉरेन में बेच सकेंगे। तो ये 5F पे जो है कि डिपेंड करता है। और वो कौन से 7 पार्क हैं जहां पर इनको स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो पहला आएगा आपका विरुधुनगर तमिलनाडु में, दूसरा वारंगल तेलंगाना में, तीसरा कालबुरागी कर्नाटक में, चौथा अमरावती महाराष्ट्र में। ध्यान देना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक शहर है अमरावती। नवसारी गुजरात में, और धार एमपी में, और लखनऊ यूपी में। तो यूपी में कौन सा शहर है? तो लखनऊ। हालांकि लखनऊ और हरदोई की सीमा पर संडीला के पास जो है कि ये डेवलप किया जा रहा है, जहां पर संडीला और लखनऊ दोनों की ही बाउंड्री शेयर होती है। 2021-22 से लेकर 2027-28 की अवधि के लिए इसको टोटल 4,445 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर? तो ये पीएम मित्रा पार्क जो हो गई, ये मेगा पार्क की योजना थी,
और आज की क्लास हम यहीं पे होल्ड करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय बजट के बारे में, जो 1 फरवरी 2023 को आया था। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे। साथ ही यूपी बजट, आर्थिक समीक्षा, सब चीज़ों को पढ़ते हुए और इंपॉर्टेंट करंट के टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब पीडीएफ की अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहां से अपडेट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज शाम में आपको यूपी स्पेशल की क्लास भी मिलेगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हम लोग शॉर्ट नोट्स की क्लास कर रहे थे घटना चक्र की, जो करंट अफेयर्स में मैं बिजी होने की वजह से नहीं ले पा रहा था, आज उसकी भी क्लास शुरू की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।